वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। ओवरऑल 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। जिन बच्चों ने 4 चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट इसकी 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का सारा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। आज हम लोग 5th चैप्टर करने वाले हैं और अब ये जो 5 चैप्टर है आपके मिड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ये जो 5वां चैप्टर है हमारा लास्ट होने वाला है मिड टर्म के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम टॉप 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और कहीं न कहीं उम्मीद है कि इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो आपके लिए वो वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड होने वाली है और साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी जानने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, खेल और पोषण के बारे में है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है? तो खेल और पोषण की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है संतुलित आहार और पोषण के बारे में, यानी कि हम अभी जानने वाले हैं। पहले टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे वीडियो को। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बैलेंस डाइट के ऊपर कि बैलेंस डाइट होती क्या है, संतुलित आहार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, पोषण के बारे में बताया गया है, ठीक है? मतलब सबसे पहले आप ये जानो कि जो बैलेंस डाइट होती है, अगर हम संतुलित आहार की बात करें, तो ये क्या होता है? तो मतलब इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए, सपोज़ हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। संतुलित आहार में हम बात करेंगे तो हमारा फैट आ जाता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स हो गया, ठीक है? प्रोटीन हो गया भरपूर मात्रा में। तो ऐसी चीज़ें जो हमें पर्याप्त रूप से हमें ज़रूरी होती है जीवन जीने के लिए, उसको हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अ, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है। आपको ध्यान देना है, क्या डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर मेरी बातों को आप समझ पाओगे तो आप वही चीज़ अपने एग्ज़ाम में लिख देना। अगर वो समझ में नहीं आता है आपको, तो आप जो पीपीटी में जो लाइन्स मेंशन की गई है, आप उसको भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है? उसको भी आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है? उसको भी आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो देखो क्या कहता है कि वह आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व, ठीक है? मतलब कि पोषक तत्वों में क्या-क्या शामिल होगा, आपको आपके घर वाले, आपके जो बड़े-बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि आपको हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, है ना? आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, आपको प्रतिदिन में कम से कम 1 लीटर तो पानी, 1 लीटर से भी ऊपर पानी पीना चाहिए, मतलब उससे अधिक पानी पीना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई जाती है? क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारी संतुलित आहार का एक हिस्सा है, बैलेंस डाइट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या कहता है कि वह आहार, ठीक है ना? मतलब कि वह मील, अगर हम आहार की बात करें तो ऐसा खाना, ऐसा आहार जिसमें हमें प्रत्येक पोषक तत्व, ठीक है? अब पोषक तत्व में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाएगी? अब आप कहोगे सर पोषक तत्वों में हम क्या ऐड ऐड करेंगे? तो सर कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा, उसके बाद हम सर वसा को ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम फिर प्रोटीन को ऐड करेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, फैट भी हो, थोड़ा-सा प्रोटीन भी शामिल हो, तो यही तीनों चीज़ मिलकर पोषक तत्व मिलते हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसको संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है? हम इसी को संतुलित आहार कहते हैं। देखो, तो क्या डेफिनेशन कहता था कि ऐसा आहार जिसमें कार्बो पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में मौजूद हो, ठीक है? उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो कोई आपसे अगर डेफिनेशन पूछे संतुलित आहार क्या होता है, तो आपको कह देना है कि सर संतुलित आहार मतलब एक ऐसा पोषक तत्व, आहार का एक ऐसा पोषक तत्व जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया आपका, ठीक है? प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार मौजूद हो, उचित मात्रा में मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संतुलित आहार कहेंगे, उसी को हम बैलेंस डाइट कहेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक डेफिनिशन और आप ऐड कर सकते हो क्या? कि वह आहार, ये दूसरी डेफिनिशन हो गई। अगर फर्स्ट आपको याद नहीं होती है तो आप सेकंड लिख देना कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक खाद्य घटक यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेम चीज़ है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना? और अपना जल हो गया, सही अनुपात में मौजूद हो, उसे हम संतुलित
आहार कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे यहाँ पे हमें दिया गया है संतुलित आहार के बारे में कि एक संपूर्ण आहार में भोजन आहार में शरीर के उचित विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अगर हमें अपना ग्रोथ करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपकी भी बॉडी बने, आपकी भी लंबी हाइट हो, आप दिखने में अच्छे दिखो, है ना? आप गोल-मटोल से रहो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये सारी चीज़ें होना आपके भोजन के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन-कौन सी चीज़ें आती है? तो सबसे पहले हमने संतुलित आहार को जाना। अब हम बात करते हैं इससे पहले पोषण की, ठीक है? संतुलित आहार की डेफिनिशन 1 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पोषण क्या होता है, ठीक है? तो देखो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है? आपको जब पोषण का वर्ड आपके एग्ज़ाम में आए, तो आपको ध्यान देना है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें भोजन प्राप्त करना और उसका उपभोग करने या फिर मुँह से लिए गए भोजन और पदार्थों का शरीर में ऊर्जा के लिए उपयोग करने के लिए तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है? जब आप रोटी खाते हो तो रोटी को पहले चबाते हो, कुछ देर चबाते हो, उसके बाद आप रोटी पूरा मतलब कंप्लीट करते हो। तो पोषण की भी यही है कि पोषण में भी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें आप जो भी खाते हो ना, तो वो चीज़ आपके बॉडी में सही तरीके से लग पा रही है या नहीं लग पा रही है। मतलब आप उसको सही तरीके से कंज़्यूम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी को हम लोग पोषण के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, है ना? ये भी आपको ध्यान देना है कि पोषण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे विकास के लिए, ठीक है? अगर हमें अपना ग्रोथ करना है, हमें हमारी बॉडी का ग्रोथ करना है, हमें मतलब बहुत अच्छा दिखना है, ठीक है? गोल-मटोल लगना है, तो उसके लिए हमारा पोषण का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ संतुलित आहार का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अब पोषण के लिए कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं, उसको एक बार जान लेते हैं। तो जब बात पोषक तत्वों की आएगी तो आप कहोगे सर ऊर्जा देने वाला भोजन हमारे आहार में हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक रसायन होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषण देखो, पोषण के लिए ज़रूरी क्या है पोषक तत्व? अब पोषक तत्व कौन-कौन से? तो आप कहोगे सर प्रोटीन हो गया, ये हमें मतलब कि हमारा पोषक तत्व हो गया। हम कहेंगे सर फैट हो गया, आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, खनिज जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिनरल्स, ठीक है? उसके साथ-साथ आप कहोगे कि फिर ये सारी चीज़ें क्या है, ये पोषक तत्व है, पोषक के मतलब कि पोषण के ये सारे घटक हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है पोषण के लक्ष्य, ठीक है? पोषण के लक्ष्यों को एक बार जान लेते हैं कि इसके लक्ष्य क्या-क्या है? तो ये देखो, जब हम पर्याप्त मात्रा में पोषण अपना ग्रहण करेंगे, तो हम हाइड्रेटेड रहेंगे, मतलब कि हमें चक्कर वगैरह आना, है ना? होता है ना, आपने देखा होगा गर्मी के सीज़न में लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं, ज़्यादा धूप में चलते हैं, यहाँ तक कि लड़कों को भी चक्कर आ जाते हैं, कुछ काम करते हैं, चक्कर से वो गिर जाते हैं। तो मतलब कि वो सही मात्रा में पोषण को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो पोषण के जब लक्ष्य की बात करेंगे कि पोषण क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारे शरीर को वो हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है? हमें चक्कर आना, ठीक है ना? मन घबराना, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? तत्काल ईंधन उपलब्ध कराता है, प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ जो होती है, उनको भी मजबूत रखता है, सुरक्षित रखता है और पुनर्प्राप्ति में भी सुधार करता है। तो ये सारी चीज़ें पोषण के लक्ष्य में आप मेंशन करोगे अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के लिए, हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्या है? स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है? स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखो कुछ ऐसे पोषक, ठीक है? कुछ ऐसे पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है? मतलब कि अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे कि ऐसा पोषक तत्व जिसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में, हाई लेवल में हमें क्या चाहिए, ठीक है ना? उसके पोषण की ज़रूरत हो, ठीक है? तो ऐसे पोषक तत्व, ऐसे कुछ ऐसे तत्व जो हमें बहुत ही अधिक लेवल पर चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है? तो उसको आप कहोगे कि जो चीज़ हमें अधिक मात्रा में हमें ज़रूरी होती है, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें हम क्या शामिल करेंगे? कार्बोहाइड्रेट करेंगे, प्रोटीन करेंगे, सर आप कहोगे वसा आ गया, पोषक तत्व जल के साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो इन सारी चीज़ों को आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है? और अगर हम दूसरी साइड दूसरे पोषक तत्वों की बात करें तो जैसे कि विटामिन हो गया, खनिज हो गया, अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं और इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो देखो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मेरी बातों को समझना है। जो ऐसे पोषक तत्व जो आपको हाई लेवल पे ज़रूरत होती है, यानी कि जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है, उसको हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
और ऐसे पोषक तत्व जो कि हमें कम मात्रा में भी अगर हमें मिलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कम मात्रा में भी उसको हम ले पा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको हमने कहा सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसको हम कहते हैं स्थूल पोषक तत्व, ठीक है? अब अधिक मात्रा में कौन-कौन से पोषक तत्व आते हैं? तो सर आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है? आप क्या कहोगे सर, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया और वसा आ गया। तो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाएँगे, स्थूल कहलाएँगे। और आप कहोगे सर जो हमें लो लेवल मतलब कि कम मात्रा में चाहिए, उसके अंदर आप क्या करोगे? आप मिनरल्स को रखते हो, विटामिन्स को रखते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें कम मात्रा में भी मिलेगी तो हम ज़िंदा रह सकेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पे देखो पोषक तत्वों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन उसका किया गया है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे पोषक तत्व लिखा हुआ है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये पोषक तत्व हो गया। अब पोषक तत्व 2 तरीके के होते हैं। हमने कहा सर एक आता है हमारा स्थूल, ठीक है? एक आता है हमारा सूक्ष्म, ठीक है? अब स्थूल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आप शामिल करोगे, ठीक है? आप इसमें प्रोटीन रखोगे और फैट रखोगे। 3 चीज़ें हमारा किसमें आएगा, हमारा स्थूल के अंतर्गत 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वसा, ठीक है? सूक्ष्म की जब हम बात करते हैं तो सूक्ष्म में आप क्या कहोगे? सर सूक्ष्म में हम विटामिन रखेंगे और हम मिनरल्स रखेंगे यानी कि खनिज पदार्थ रखेंगे। विटामिन यहाँ से हमें 2 तरीके से यानी कि एक तो हमारा होता है जल में घुलनशील, एक होता है हमारा वसा में घुलनशील। तो 2 तरीके से विटामिन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। खनिज की हम बात करें, मिनरल्स की हम बात करें तो मिनरल्स हमारा 2 तरीके से, एक तो स्थूल हो गया, एक तो सूक्ष्म हो गया। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी तक हमने बात करी पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्व सर 2 तरीके के होते हैं। स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल के अंदर जब हम आते हैं तो हम कहेंगे सर 3 तरीके के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और दूसरी तरफ अगर हम सूक्ष्म की तरफ आएँगे तो 2 तरीके की मिनरल्स हो गया और हमारा विटामिन्स हो गया, यानी कि विटामिन्स और खनिज हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और इधर से एक क्वेश्चन ये आता है, इसमें आप देखोगे नीचे की तरफ कुछ विटामिन्स जो है वो वसा के लिए दिए गए हैं और कुछ विटामिन्स जल के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ कौन-सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जब जल की बात आएगी तो आप कहोगे सर ऐसे विटामिन्स जो जल के लिए जल में घुलनशील होते हैं, वो होते हैं हमारे विटामिन बी और सी, ठीक है? विटामिन बी और सी हमारा जल में घुलनशील होता है। और साथ ही साथ हमारा वसा में, फैट में कौन-कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है, ठीक है? डी होता है, ई और के होता है। तो अगर हम वसा की बात करें, ठीक है? तो ऐसे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? तो हम कहते हैं सर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जल में घुलनशील कौन-सा? बीसी। और वसा में, फैट में तो केडा, के-ई-डी-ए, ये विटामिन के हो गया, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और जल में बीसी, ठीक है? इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कौन-सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन-सा विटामिन फैट में, वसा में घुलनशील होता है। तो जल में बी और सी, विटामिन वसा में कौन-सा होता है? तो विटामिन के-ई-डी-ए, केड़ा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा स्थूल पोषक तत्वों के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्थूल पोषक तत्वों के बारे में। तो ये क्या कहता है कि स्थूल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, पानी शामिल होते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भई पोषक तत्व 2 होते हैं, स्थूल होता है, सूक्ष्म होते हैं। स्थूल में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है? विटामिन, तो ये सारी चीज़ें थी। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और पानी होती है जिसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, उसको करना होता है। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो, ठीक है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? ये हमारा स्थूल पोषक तत्व करता है। और स्थूल पोषक तत्व में कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो कहोगे सर आप कार्बोहाइड्रेट होता है ना? वसा होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और इन्हें निकटतम तत्व भी कहा जाता है। तो अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछे कि भई बताओ निकटतम तत्व कौन-कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे निकटतम तत्व होते हैं जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके, है ना? इसके 3 नाम हो गए, निकटतम तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और स्थूल पोषक तत्व। तीनों में आपको क्या ऐड कर देना है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है? ये सब आप इसमें ऐड करोगे। उसके बाद भारतीय भोजन में वे कुल ऊर्जा सेवन में निम्नलिखित अनुपात में योगदान करते हैं।
अब देखो जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन फूड की अगर हम कुज़ाइन की बात करें, जो हमारा इंडियन कुज़ाइन है, उसके अंतर्गत देखो कुज़ाइन जिन बच्चों को नहीं पता वो हर एक देश के ना एक फूड का आप बोल सकते हो कि एक मतलब वो होता है जो उसकी कल्चर को दर्शाता है। तो हम भारतीय भोजन की बात करते हैं, है ना? हम इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड में जो कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट योगदान देता है, तो आप कहोगे सर 55 से लेकर 60% तक, ठीक है? तो हमारे भोजन में जो हमारा इंडियन फूड है उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट से हमें 55 से 60% पोषक मतलब कि पोषण मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो 10 से लेकर 15%, ठीक है? और फैट की बात करें तो 20 से लेकर 30% ये हमारा भारतीय फूड का है, यानी कि भारतीय भोजन का है, ठीक है? ये इनका अनुपात है, ये एक तरीके से आप कहो तो सर ये अनुपात है, ठीक है? पानी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपको क्या वाटर से हमें एनर्जी मिलती है? तो ये कहता है कि पानी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं और विभिन्न विधायमिक कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसे एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम मानते हैं, ठीक है? तो बॉडी के अंदर के लिए देखो हमारे बॉडी में जो चयापचय की प्रक्रिया होती है ना? जो हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। तो उसके लिए पानी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो आपको वो पानी का सेवन बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? अब आता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म में हमने क्या बात की थी? तो हमने मिनरल्स की बात करी थी, है ना? हमने विटामिन्स की बात करी थी, खनिज की बात करी थी, तो सूक्ष्म की जब बात आती है तो आप कहोगे सर एक तो विटामिन होगा इसके अंतर्गत, ठीक है? एक तो हम कहेंगे सर विटामिन ऐड कर दो और एक हम कहेंगे सर इसमें खनिज ऐड कर दो, ठीक है? तो 2 चीज़ें इसके अंतर्गत हमने रखा था अभी ऊपर के चार्ट में। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या होता है? तो मुख्य रूप से विटामिन और खनिज शामिल होते हैं, ठीक है? याद रखना है आपको कि सूक्ष्म के अंतर्गत विटामिन और हमारा मिनरल्स खनिज होता है, जिनकी हमें मात्रा अगर हमें कम मात्रा में भी हमें मिले, तो हमारी बॉडी ज़िंदा सर्वाइव कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालाँकि स्थूल पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में हम कहेंगे सर क्लोरीन, लोहा, मैंगनीज़, जस्ता, ठीक है, सोडियम, तांबा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ठीक है? अब है कि आहार की गैर पोषक और पोषक घटक, आहार के पोषक तत्व, तो ये एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू उठ के आ सकता है कि भैया आहार के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें हम सबसे पहले बात क्या करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है? यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो देखो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो आपको बताना है सर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और एक प्रमुख स्रोत होता है, ये पॉइंट्स वाइज़ है, ठीक है? आप इसको ऐसे कर लो कि 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ठीक है? 4 पॉइंट हो गया और ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। तो जब आप इसको पॉइंट वाइज़ याद करोगे ना हर एक टॉपिक को, चाहे हम फैट के बारे में पढ़े, हम विटामिन्स के बारे में पढ़े, हम खनिजों के बारे में पढ़े, तो आपके लिए ये पॉइंट वाइज़ याद करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ठीक है? और प्रति ग्राम 4 कैलोरीज़ प्रदान करता है, ठीक है? व्यायाम के दौरान ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर हमारे मसल्स और यकृत में संग्रहित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हो, तो आपके जो मसल्स ज आपने देखा होगा आपके मसल्स ग्रोथ करते हैं, तो इसी के थ्रू होता है वो, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। जटिल कार्बोहाइड्रेट पास्ता, बैगल, साबुत अनाज की ब्रेड, चावल जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जटिल की बात करें, तो आपका जो साबुत अनाज होता है ना? साबुत अनाज की जो ब्रेड बनती है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें ऐड होती है। चावल से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है ना? तो ये आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझना है। प्रोटीन को एक बार जान लेते हैं, प्रोटीन में हम क्या ऐड करेंगे? तो सर आप कहोगे जब हम बात प्रोटीन की करते हैं, तो प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि, हमारे मसल्स के जो ग्रोथ, हमारे बॉडी के अंदर जितने मसल्स होते हैं, उन मसल्स के ग्रोथ के लिए हमारा उन मसल्स के लिए हमारा प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ टिश्यूज़ की जो मरम्मत होती है, उसके लिए भी प्रोटीन हमारा बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर द्वारा ऊर्जा के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट भंडार के उपयोग के बाद, ठीक है? हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, यानी कि शक्ति प्रशिक्षण के लिए भी हमारा
है ना? जो कि व्यायाम से ही मतलब आप उसको पूरा कर सकते हो। तो व्यायाम के लिए भी हमें मांसपेशियों में बदलाव आएगा जब हम क्या करेंगे? भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे, ठीक है? देखो क्या कहता है कि एथलीट्स जो होते हैं, यहाँ तक कि आप हो बॉडी बिल्डर्स, इनको भी मांसपेशियों की वृद्धि के लिए थोड़े से अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो प्रोटीन तो नेसेसरी है। प्रोटीन की अगर अगर हम बात करें तो प्रोटीन तो नेसेसरी है। बिना प्रोटीन के आप अपना ग्रोथ ही नहीं कर सकते, है ना? तो आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छे तरीके से लेना है। एथलीट क्या करते हैं अधिक कुल कैलोरी खाकर जैसे कि आप कहो ज़्यादा भोजन खा लिया उन्होंने, है ना? इन सारी चीज़ों से वो अपना पूरा करते हैं। भारतीय वयस्कों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 1 ग्राम आप मान लो 1 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार है, ठीक है? आईसीएमआर के अनुसार, ठीक है? आईसीएमआर के अनुसार, ठीक है? ठीक है? तो इसके अनुसार क्या होता है कि एक इस प्रकार जो 60 किलोग्राम वज़न वाले व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है, ठीक है? तो प्रोटीन की आवश्यकता उसको कितनी होगी? 60 ग्राम यानी कि अगर आपका वेट 50 केजी है, तो आपको पर डे 50 ग्राम प्रोटीन आपको नियमित पूरा करना है अपनी बॉडी के अंतर्गत, ठीक है? कुल ऊर्जा सेवन के प्रतिशत के संदर्भ में प्रोटीन का सेवन कुल ऊर्जा खपत का 10 से 15% के बीच भी होना चाहिए। तो साइंटिफिकली हम उतना डिटेल में जाएँगे नहीं। आप बस याद रखना कि आपका वेट अगर 50 केजी है, तो आपको पर डे 50 ग्राम प्रोटीन जो है अपनी बॉडी के अंतर्गत पूरा करना ही करना है, ठीक है? अब आप देखो कि हमें कौन से फूड से ऐसे कौन-कौन से फूड है, ऐसे कौन-कौन से फ्रूट है, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है? कोई बच्चा बताएगा केले खाने से 1 केले में कितना प्रोटीन होता है, कितने ग्राम का प्रोटीन होता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि अगर हम 1 केला खाते हैं, तो उस 1 केले से हमारी बॉडी को कितने ग्राम का प्रोटीन पूरा मतलब मिलता है, ठीक है? याद रखना उसको। तो किसी भी मामले में कुल ऊर्जा सेवन का 35% उतना छोड़ दो, प्रोटीन का बहुत कम या अधिक सेवन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए प्रोटीन का सेवन देखो, अगर आप प्रोटीन आपके बॉडी के अंतर्गत आप खाए जा रहे हो और ज़्यादा अगर वो हो जाता है, ठीक है? तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है? बहुत कम भी नहीं करना है कि आप दिन में पूरे दिन में 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं करना है। कम से कम अपनी बॉडी को मतलब फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप प्रोटीन का सेवन लगभग-लगभग ज़्यादा करते रहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। वसा की बात करते हैं, हम लोग फैट की बात करते हैं, तो फैट क्या कहता है? देखो यहाँ पे फैट के बारे में दिया गया है। एक बार हम फैट को देख लेते हैं, तो लिपिड या आहारीय वसा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग तेल और वसा दोनों के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग हम तेल के लिए भी करते हैं और हम लोग वसा के लिए भी करते हैं। तेल क्या होता है? मुख्य रूप से कमरे के तापमान पर तरल होते हैं और वसा कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड की उपस्थिति ही इन्हें तरल या ठोस बनाती है, ठीक है? उसके बाद आप में ये मेंशन किया गया है कि फैटी एसिड ये थोड़ी-थोड़ी डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? सभी पोषक तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि 1 ग्राम अगर जो फैट अगर आप ले रहे हो तो ये किसके बराबर होगा? ये आपका 9 कैलोरी के बराबर होगा, ठीक है? ये आपका कितना होगा? 9 कैलोरीज़ के बराबर होगा। तो सभी पोषक तत्वों में डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स के हमें डिफरेंट परसेंटेज के आधार पर हमें प्रोटीन, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वसा की जब हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब 1 ग्राम वसे में यानी कि 1 ग्राम अगर फैट किसी वस्तु मतलब किसी भी खाने के पदार्थ में 1 ग्राम फैट है, ठीक है? अगर 1 ग्राम फैट है, तो वो आपको बॉडी को 9 कैलोरी देगा, ठीक है? 9 कैलोरी आपको देगा, ठीक है? मतलब कि उसके बराबर होता है, यानी कि 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 पाउंड संग्रहित वसा लगभग 3600 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम 1 पाउंड की बात करें, ठीक है? अगर हम 1 पाउंड, ठीक है? 1 पाउंड मतलब फैट की बात करें तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 3600 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है? ये कितना होगा? ये 3600 कैलोरीज़ के बराबर होगा, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कैलोरी गेन करना चाहिए? कितना कैलोरी उसको रखना मतलब कि लेना चाहिए, ठीक है? संतृप्त वसा मुख्य रूप से मांस में हम अंडे, मांस खा सकते हैं, उनकी जो जर्दी होती है, दही, पनीर, मक्खन, दूध ये सारी चीज़ें लपेटो जितना लपेट सकते हो, ठीक है? पशु स्रोतों से पाई जाती है इस प्रकार की वसा अक्सर कमरे के तापमान पर ठोस होती है, ठीक है? असंतृप्त वसा में वसा के 2 प्रकार, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना है आपको वसा के 2 प्रकार, एक तो होता है आपका संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा की जब हम बात करेंगे तो दूध, दही, अंडे, मांस हो गया, मांस की जो जर्दी होती है वो चीज़ें हो गई,
तो इन सारी चीज़ों को हमने संतृप्त वसा में ऐड किया। असंतृप्त वसा की जब हम बात करेंगे तो असंतृप्त वसा में आप क्या कहोगे कि पॉली ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड वसा हो गया और आपका एक ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड वसा हो गया जो आमतौर पर पौधे के खाद्य स्रोतों में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त में हम लोग मांस, अंडा, दूध, दही ये सारी चीजें ऐड करेंगे। असंतृप्त में आप कहोगे तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब पौधों से प्राप्त क्या-क्या कहोगे सर आप? पौधों से भी बहुत चीजें हमें मिलती है फैट के रूप में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको क्लियर दिखाई देगा क्योंकि ये ब्लर हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर संतृप्त वसा दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा असंतृप्त है। ऑरेंज की शेड में जो है वो संतृप्त वसा है, ग्रीन की शेड में जो है वो असंतृप्त वसा है। संतृप्त वसा की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मांस आ जाएगा इसमें, ठीक है। डेयरी उत्पाद हो जाएगा। डेयरी उत्पाद क्या मतलब कि दूध, दही, मक्खन ये सब ऐसी चीजें जो डेयरी पे मिलती है ना, आपके एरिया में भी होगा। तो मांस, मक्खन, डेयरी उत्पाद हो गया आपका। यहाँ पे आ गया आपके उसके बाद हम अगर असंतृप्त की बात करें तो वनस्पति तेल हो गया। कमरे के तापमान पर ये कम होता है और इसका कमरे का तापमान क्या होता है, ठोस होता है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल हो गया। यहाँ पे फोटो इमेज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी हम जाएंगे नहीं। विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन्स की जब हम बात करेंगे तो एक अच्छी तरह से नियोजित और पौष्टिक रूप से पर्याप्त आहार एक एथलीट की विटामिन और खनिज की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सप्लीमेंट्स केवल तभी लाभकारी होंगे, सप्लीमेंट्स का नाम आपने सुना होगा, जितने बच्चे जो जिम जाते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। जब आपका आहार अपर्याप्त हो या आपके आयरन या कैल्शियम जैसी कोई कमी हो, ठीक है, तो विटामिन और खनिज जो है यानी कि विटामिन और मिनरल्स जो है, पूरकों का उपयोग संभावित रूप से खतरनाक है और इन्हें योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। ये तो बहुत बच्चों को पता होगा क्योंकि अभी की जनरेशन की अगर हम बात करें, जेन ज़ी की बात करें, तो सारे बच्चों को जो है बॉडी बनाने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है, ठीक है? और वो बच्चे क्या करते हैं, वो बिना किसी गाइडलाइंस के, बिना किसी परामर्श के, बिना किसी वे स्पेशलिस्ट के प्रोटीन का यूज़ करते हैं, सॉरी सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है? आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको दिख गए होंगे अगर कोई बच्चा ज़्यादा बिना किसी ट्रेनर के सप्लीमेंट यूज़ करता है, उसके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बॉडी में एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव इसके वो है, इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अगला टॉपिक हमारा खनिज का निकल कर आता है यानी कि मिनरल्स। तो हमारे हमारे आहार में मिनरल्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारे शरीर का वज़न का 4% जो हिस्सा होता है, वो खनिजों से बना होता है। तो जो हमारी आप बॉडी देख सकते हो, जो आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी 4% जो है आपका जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनसे निर्मित होता है। जैसे कि हम दाँतों की बात करें, स्वस्थ दाँत, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इनके लिए खनिज को अब यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? जब आप मिनरल्स खाओगे, है ना? जब आपको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिलेगा, खनिज मिलेगा भरपूर मात्रा में, तो आपके जो स्वस्थ आपके दाँत हो जाएँगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, ठीक है? हड्डियों के साथ-साथ आपकी मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो आपको ध्यान देना है, इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न गतिविधि जैसे कि तंत्रिका आवेगों के संचरण, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है? उनके निर्माण के लिए हार्मोन्स निर्माण हो गया। हमारी जो हार्ट की जो धड़कनें होती है, जो दिल की धड़कन, जो हृदय की धड़कन होती है, उसके रख-रखाव के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। खनिज की बात करें तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे स्थूल खनिज की, ठीक है? स्थूल के अंतर्गत हम डालेंगे सबसे पहले सर कैल्शियम को, ठीक है? मैंने कहा सर स्थूल खनिज के अंतर्गत हम सबसे पहले कैल्शियम को ऐड करेंगे।
कैल्शियम क्या होता है? तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। आपको बहुत बार डॉक्टर ने बताया होगा कि कैल्शियम जब आपका दाँत-वाँत टूटता है या कि फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, इसको कैल्शियम की दवाई दी जाती है। तो कैल्शियम क्या है? हमारी हड्डियों और दाँतों की वृद्धि और विकास के मामले में शीर्ष माना जाता है, ठीक है? यानी कि मैक्रो खनिजों में से एक है, ये रक्त के थक्का जमने में भी मदद करता है। इसकी कमी से हमें रिकेटस रोग होता है, ठीक है? इसकी कमी से हमें कौन-सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसकी कमी से शरीर में रिकेटस रोग पाया जाता है? तो आप कहोगे सर विटामिन के, ठीक है? विटामिन के, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी विटामिन के, है ना? इसके स्रोत है पनीर, दूध, ठीक है? संतरा, उसका संतरा का जूस हो गया, है ना? अंडे हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अनाज, ठीक है? तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी उपयोगी चीज़ें हैं? तो आप कहोगे सर पनीर हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, हरी सब्जियाँ हो गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे। दूसरे में आता है हम पोटेशियम की बात करते हैं। तो पोटेशियम जो है आहार में सबसे ज़रूरी खनिजों में से एक होता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है और साथ ही साथ हमारे मांसपेशियों की जो प्रणाली को हर समय फिट और सक्रिय रखने में सहायक करता है। तो स्थूल खनिज की हम बात कर रहे थे। स्थूल खनिज में हमने सबसे पहले कैल्शियम को जाना। कैल्शियम में एक नंबर का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा कि भई रक्त का थक्का जमने में कौन मदद ठीक है, रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के आप कहोगे, ठीक है? और उसकी कमी से कौन-सा रोग होता है? अगर वो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाएगा तो कौन-सा रोग हो जाएगा? रिकेटस आपका रोग हो जाएगा। हमने पोटेशियम की बात करी तो पोटेशियम क्या करता है? तो पोटेशियम हमारे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमारी मांसपेशियों की प्रणाली को हर समय फिट और सक्रिय रखता है, ठीक है? पोटेशियम के लिए आप कौन-कौन सी चीज़ें खा सकते हो? ये मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम अगर आपको भरपूर मात्रा में पूरा करना है तो आप क्या ले सकते हो, ठीक है? आप केला खा सकते हो, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और बीन्स, ठीक है? बीन्स खा सकते हो, बहुत अच्छा स्रोत है ये पोटेशियम को पूरा करने के लिए। तो पोटेशियम को अगर आपको पूरा करना है तो आप केले खाइए, ठीक है? आप हरे पत्तीदार सब्जियाँ खाइए, आप टमाटर का सेवन करिए, जो हमारे पोटेशियम के लिए एक महत्वपूर्ण और एक मुख्य स्रोत माना गया है। हम बात करते हैं सोडियम की तो मांसपेशियों की गतिविधियों में मदद करता है, हमारे जो मसल्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत उसको ये पूरा करता है। यह तंत्रिका आवेगों के संचरण में भी मदद करता है। सोडियम के लिए आप लोगों को सबसे बढ़िया स्रोत मैं बताऊँ तो टाटा नमक, ठीक है? नमक खाइए सबसे बढ़िया, आप अचार खा सकते हैं गाँव का बना हुआ, मक्खन का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि पोटेशियम के लिए मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? तो पोटेशियम के लिए आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम केला खाएँगे, ठीक है? पोटेशियम के लिए आप केला खाओगे, दूसरा आप सर बीन्स खाएँगे, तीसरे में हम हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाएँगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भई सोडियम को पूरा करने के लिए आप अपना मुख्य स्रोत बताइए, तो सोडियम के लिए आप क्या बताओगे? सर सोडियम अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी है, तो हम टाटा नमक खरीदेंगे ₹24 वाला हम उसको खाएँगे, ठीक है? टाटा नमक आप खा सकते हो। सर हम नानी के हाथ का अचार खाएँगे, उसके साथ-साथ सर हम अमूल मक्खन खाएँगे। तो सोडियम को पूरा करने के लिए आप क्या-क्या खा सकते हैं? तो टाटा नमक हो गया, अचार हो गए और आप मक्खन का सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये मरम्मत करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है? अब हम मैग्नीशियम की पूर्ति कैसे करेंगे? अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो हम इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर हम इसमें मांस खा सकते हैं, हम भूरे चावल खाएँगे, हम बीन्स खाएँगे, हम साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार मैं आपसे पूछता हूँ कि भई कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे? यानी कि आप मुख्य स्रोतों की बात करें, कैल्शियम को अगर आपको पूरा करना है तो आप क्या कहोगे? सर हम कैल्शियम को पूरा करने के लिए पनीर, दूध, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें खाएँगे, ठीक है? पोटेशियम को पूरा करने के लिए आप कौन-कौन सी चीज़ें खाएँगे? आपको अपनी बॉडी में पोटेशियम को पूरा करना है तो आप क्या-क्या खा सकते हैं? आप केला खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, बहुत अच्छे स्रोत है ये। बीन्स का यूज़ आप कर सकते हैं। सोडियम को पूरा करने के लिए आप क्या-क्या खा सकते हैं? अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी है, तो सोडियम को खाने मतलब सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए आप टाटा नमक खा सकते हो, अपनी नानी के हाथ का अचार खा सकते हो, आप अमूल मक्खन खा सकते हैं, सबसे बढ़िया, है ना? मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में कम है, अपने अपनी बॉडी में आपको मैग्नीशियम की पूर्ति करनी है, तो आप बीन्स, साबुत अनाज और चावल खा सकते हैं, ठीक है?
एक और रह जाता है इसमें फास्फोरस, ठीक है? एक आ जाता है हमारा फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या होता है? तो हड्डियों और दाँतों के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? मतलब इसके निर्माण में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये मांसपेशियों और तंत्रिका गतिविधियों को सामान्य रखता है। इसके स्रोत कौन-कौन से हो जाएँगे? तो अंडे, मछली, दूध हो गया, बिना पॉलिश को किया हुआ चावल हो गया। तो 4 चीज़ें जो है वो हमारा स्थूल में आता है, यानी कि स्थूल खनिज की हम बात करें, तो सर आप कहोगे स्थूल खनिज के अंतर्गत 4 चीज़ें आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है? और आपका सोडियम, तो ये 4 चीज़ें हमारा स्थूल में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म खनिज की, तो सूक्ष्म के अंतर्गत हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में, ठीक है? आयोडीन क्या हो गया? तो ये हमारा थायरॉइड ग्रंथि के लिए हार्मोन का उत्पादन करता है या उचित वृद्धि और विकास में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयोडीन की कमी से हमें कौन-सा रोग होता है? ठीक है? थायरॉइड ग्रंथि में सूजन, यानी कि आप बोलो तो आयोडीन की कमी से आपका जो एक मतलब कि बेरी-बेरी टाइप एक तरीके का था, और मानसिक विकलांगता भी आपकी हो सकती है। आयोडीन युक्त में आप नमक ले सकते हो, मछली समुद्री भोजन हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग लोहे की बात करते हैं, अगर बॉडी में लोहे की कमी है तो आप हीमोग्लोबिन के उत्पादन में आवश्यक होता है ये, ठीक है? इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, तो 1 मार्क्स में पूछेगा कि एनीमिया आपका किस रोग से होता है? नहीं, एनीमिया आपका किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन से आप घेंगा एक तरीके का रोग होता है, ठीक है? आपको सर्च करना घेंगा के बारे में, घेंगा या घोंघा ऐसी कुछ रोग होता है, जो कि इस तरह की मतलब कि हमारा गले की तरफ होता है, ठीक है? थायरॉइड ग्रंथि की तरफ से। उसको एक बार आप लोग सर्च कर लेना। इसके स्रोत हैं हमारे मांस, अंडा, सूखे मेवे, पालक बहुत अच्छा हो सकता है, केला आप खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा सकते हो, ठीक है? लोहे की कमी को पूरा करना हो तो। हम लोग बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या करता है? हमारे हीमोग्लोबिन के उत्पादन में आवश्यक होता है। इसकी कमी से हमें मधुमेह रोग हो सकता है। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो कहोगे सर क्रोमियम। इसको पूरा करने के लिए आप सोयाबीन, काला चना, गाजर हो गया, टमाटर, मूँगफली, बाजरा, ये सारी चीज़ें आप इसमें खा सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं आहार के गैर पोषक घटक, ठीक है? तो आहार के पोषक घटक के रूप में आप पढ़ोगे, खनिज पढ़ोगे, जिसमें आप स्थूल खनिज के बारे में बताओगे, सूक्ष्म खनिज के तत्वों के बारे में बताओगे। अब हम बात करते हैं आहार के जो है गैर गैर ठीक है, गैर पोषक तत्व, ठीक है? आहार के बारे में हम जानेंगे, आहार के बारे में हम गैर पोषक तत्वों को पढ़ेंगे, यानी कि पानी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो गैर पोषक तत्व में आएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है कि वज़न नियंत्रण हेतु खान-पान, ठीक है? अब हमें हमारा हम सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा वेट भी थोड़ा बढ़ेगा। तो हम अपने उस वेट को नियंत्रण करने के लिए, हम अपने वज़न को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसा खान-पान यूज़ करेंगे, हम उसको देखते हैं। तो स्वस्थ वज़न सबसे पहले दिया गया कि वैसा वज़न होता है जो स्वस्थ समस्याओं के जोखिम को कम करता है। आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है? आपसे बीएमआई की फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ठीक है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? ये हमारा बॉडी बीएमआई की फुल फॉर्म है, बॉडी मास इंडेक्स। कभी-कभी बीएमआई का फॉर्मूला भी आपसे पूछता है, तो उसको भी आप याद कर लेना, ठीक है? तो देखो, बीएमआई आप कैसे मतलब निकाल सकते हो, इसकी गणना करने का क्या सूत्र है? तो वज़न सबसे पहले आपको लिखना है और उसके नीचे आपको क्या लिखना है? यानी कि हाइट कर देना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? बीएमआई का। सबसे पहले आपका जो वेट है, आप उसको लिखोगे, उसके नीचे अपना हाइट लिखोगे, ये भी किसमें होगा? ऊँचाई वर्ग मीटर में होगा, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आप रखोगे। बीएमआई की श्रेणी में कम वज़न, सामान्य वज़न, अधिक वज़न, मोटापा, मोटापा वर्ग तृतीय, ठीक है? यानी कि अगर आपकी बीएमआई आपका कम आता है, तो आप कम वज़न में मतलब नापे जाओगे। ज़्यादा अगर नॉर्मल होता है, तो सामान्य आपका वेट है, अगर उससे ज़्यादा होता है, तो आप मोटापा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 इन सारी चीज़ों में आओगे। ठीक है? यहाँ पे व बीएमआई के बारे में दिया क्या है, अगर आपका जो बीएमआई 18 पॉइंट देखो,
अगर आपका जो बीएमआई है वो 18 ठीक है 18.5 से कम आता है तो आप कम वजन में रखे जाओगे। अगर ये आपका 18.5 से 24.9 के अंतर्गत आता है तो आप नॉर्मल में रखे जाओगे। मतलब ये कैटेगरी दी गई है। अगर आपका बीएमआई आपने कैलकुलेट किया और आपका ये वाला मतलब डाटा आया तो आप लगा लेना कि आप बीएमआई की किस श्रेणी में आते हो। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है। वजन नियंत्रण के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए गए हैं। अगर आपको फैट को नियंत्रित करना है, अगर आप मोटे हैं, ठीक है, और आपको मोटापा कम करना है तो आपको कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। आपको आम गलतियों से बचना है, ठीक है, आपको आम गलतियों से बचना है। भावनात्मक भोजन पर रोक लगाएँ, आप जो खाते हैं उस पर ध्यान दें। मतलब खासकर लड़कियाँ मोमोस वगैरह खा जाती हैं, ठीक है। मतलब गली के जितने भी मोमोस वाले हैं ना कम पड़ जाएँगे, लेकिन लड़कियों के लिए मोमोस मतलब कम ही नहीं होगा उनके लिए, ठीक है। मोमोस उनके लिए कम पड़ जाएँगे लेकिन उनको खाना है बस इतना। तो आपको क्या करना है, आप जो खाते हैं उस पर ध्यान दें, ठीक है। आप नॉर्मल खाइए, हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, लड़कियों को डेली चाहिए। कुछ सुबह उठते ही मोमोस, शाम को सोते ही मोमोस, ठीक है। दोपहर में मोमोस, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोस, हर टाइम मोमोस, मोमोस, मोमोस। लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। आपको अपने जो खाते हैं उस पे ध्यान देना है। फूल, सब्जियाँ और फाइबर से भरपूर भोजन खाएँ, अति भोग किए बिना भोग न लगाएँ। ठीक है? अपने भोजन के माहौल की ज़िम्मेदारी लें, जैसा एनवायरनमेंट है अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी मिलता है, खा जाते हैं, ठीक है? ये नहीं करना है, आपको सोच समझ कर ही खाना है, अगर आपका पेट फुल भी है, तो भी आप मना कर दें, कुछ लोग उसमें भी लपेट देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? आपको डाइटिंग नहीं करना है, ठीक है? डाइटिंग के नुकसान यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डाइटिंग से उनका मोटापा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप डाइटिंग करते हो, तो आपके अंदर कहीं न कहीं आपके जो संतुलित आहार है, उसकी कमी हो जाती है, आपके अंतर्गत पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे आपको कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो डाइटिंग डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं है, डाइटिंग का मतलब है कि खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना। जो व्यक्ति अधिक वज़न वाला है और अपना वज़न कम करना चाहता है, तो वज़न कम करने के लिए कई बार भूखे रहते हैं। लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे उल्टा, ठीक है? वज़न कम करने के लिए कई बार भोजन छोड़ देते हैं, कभी-कभी स्लिमिंग गोलियाँ भी ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? तो इसके नुकसान क्या है तो आपकी कैलोरी में बहुत कम मतलब लो हो जाएगा आपका कैलोरी, कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध, भोजन छोड़ना, पीने के माध्यम से कैलोरी का सेवन, कैलोरी का कम आंकलन, बाहर की चीज़ों का लेबल वाले जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना, कम ऊर्जा वाला आहार, तरल पदार्थ कम लेना, निराहार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसके नुकसान हैं। इसको आप अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन्स आता है। ठीक है? खाद्य असहिष्णुता, ठीक है? तो खाद्य असहिष्णुता क्या होती है? तो एक ऐसी स्थिति है, आपको बताना है कि सर ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष भोजन को पचाने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है? अब सपोज़ करो अगर हम गाँव वाले व्यक्ति की बात करें, तो गाँव में क्या होता है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खिलाई जाती है। अगर वही व्यक्ति अब दिल्ली में आएगा और वो मोमोज़ खा रहा है 2-3 दिन से लगातार, तो कहीं न कहीं वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो उसी को हम लोग खाद्य असहिष्णुता कहते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति एक ऐसी स्थिति आ जाना जिसमें आप खाया हुआ बिल्कुल सही तरीके से नहीं पचा सकते, ठीक है? वो हमारा खाद्य असहिष्णुता होता है, ठीक है? अब इसके लक्षण कौन-कौन से हैं? आपको पता चल जाएगा अगर आपने कुछ खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इन लक्षणों की वजह से पता चल जाएगा। आपको मतली यानी कि उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना, सर दर्द, त्वचा पर मतलब कि रैशेज़ हो सकते हैं, है ना? घबराहट आना, पसीना आना, पेट की त्वचा पर जलन हो जाना, तो इन इन सारी चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? देखो, दूसरी डेफिनेशन भी दी गई है कि खास खाद्य असहिष्णुता का अर्थ है कुछ खाद्य पदार्थों के ऐसे तत्व जिन्हें हमारे पाचन द्वारा ठीक से संसाधित और अवशोषित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी चीज़ों को खा लेना, ऐसे पदार्थों का सेवन करना, जो हमारी जो पाचन सिस्टम प्रणाली है ना? वो कहीं न कहीं उसको नहीं पचा पा रही है, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। खाद्य मिथक कर सकते हो आप कि अंडे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है ना? मतलब खाद्य में तक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके बारे में नेगेटिविटी एक तरीके से आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसके लिए नेगेटिविटी फैलाई गई है। जैसे कि अंडे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं इसलिए इनसे बचिए। खाते समय शराब पीने से मोटापा बढ़ता है जो कि बिल्कुल झूठी बात है। मिथक का मतलब क्या होता है? झूठ, ठीक है? मिथक का मतलब हो गया झूठ। तो खाद्य से संबंधित कुछ ऐसे झूठों के बारे में यहाँ पर जो कि बिल्कुल सच नहीं है उसको मेंशन किया गया है कि अगर खाते समय आप शराब पीते हो तो उससे मोटापा बढ़ता है।
कम वसा या बिना वसा वाला आहार अच्छा होता है। डाइटिंग उपवास से वजन कम हो सकता है, जो कि बिल्कुल बकवास है, ठीक है। देर रात खाया गया भोजन अधिक मोटापा बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सत्य नहीं है। कम वसा वाले दूध में पूर्ण वसा वाले दूध की तुलना में कम कैल्शियम होता है, बिल्कुल झूठ, ठीक है। शाकाहारी लोग मांसपेशियां नहीं बना सकते, बहुत कम। अभी आप देखो, अगर हम पुराने मतलब कि पीछे जाए, हम अपनी हिस्ट्री की तरफ जाए, तो वहां पे सबसे पहले क्या, अ, जो हमारे आप हनुमान जी को देखो, क्या वो शाकाहारी थे ना? ठीक है? तो वो क्या करते थे? मतलब उन्होंने ही बहुत अपनी बॉडी किस तरीके से बनाई है, तो ये दिया गया कि शाकाहारी लोग मांसपेशियाँ नहीं बना सकते, बिल्कुल गलत है। आप देखो कि एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के कंपेयर में बहुत अच्छा दिखता है, हेल्दी होता है। तो ये सब झूठी बातें हैं जो यहाँ पर फैलाई जा रही है। भोजन स्वस्थ भोजन महँगा है, बिल्कुल गलत बात, बल्कि स्वास्थ्य भोजन ही सबसे सस्ता है। आप केले खाओ, आप जूस पियो, ठीक है? आप हरी सब्जियाँ, आप खीरे खाओ, प्रतिदिन 1 खीरा खाओ, देखो आपके चेहरे पे क्या ग्लो आएगा, ठीक है? तो स्वास्थ्य भोजन महँगा है, ये भी गलत बात दे रहे। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मिथक है, तो इसको हमने कहा खाद्य मिथक, ठीक है? मतलब कि भोजन से संबंधित झूठी बातें। ये एग्ज़ाम में आता है, पिछली बार भी आया था, इसको देख लेना एक बार आप लोग। खेल में आहार का महत्व पूर्व, दौरान और बाद में प्रतियोगिताओं की आवश्यकता के अनुसार। मतलब कि अब हम स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की हम लोग बात करेंगे। तो क्या कहता है कि खेल से पूर्व, खेल के दौरान और खेल के बाद में आपको कौन-कौन से जो है वो आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है, तो ये मरम्मत और पुनर्प्राप्ति के लिए, हमारी बॉडी के डेवलप संरचना लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रतियोगिता से पहले और प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद के भोजन में सही प्रकार की पोषण संरचना प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपका जो खेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर जो है बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की। तो बहुत जल्द आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है? और हम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक बार जिन बच्चों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, वो उसको शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट बार ही विज़िट कर रहे हैं, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है? और कितने बच्चों को टॉप इम्पोर्टेंट 25 या 35 हम कहें रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। आपका कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है। हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।